कि ज़िंदगी में उसे ही आता है मज़ा जीने का, जो लगता रहे इधर का और हो जाए उधर का। एक तो हमारा ही जो मतदाता है या जो पत्रकार है वो समाज में इतना विभाजन हो गया, वो पहले ये देखता है कि भाई साहब ये मोदी भक्त है या ये मोदी सख्त है। मुसलमानों का मुख्य धारा में जो वो लगातार आरोप लगाते हैं कि वो हाशिए पर आ गए हैं मोदी राज में। मुसलमानों को ही बैठकर मंथन करना होगा, क्योंकि अपने घर को अगर ठीक करना तो पहल तो मुसलमानों को ही करनी होगी। बिहार में एनडीए में मुसलमानों की क्या हैसियत है, मुसलमानों की क्या अहमियत है, आज का वीडियो इसी पर। जी हां, बिहार चुनाव 2025 शुरू हो चुका है। एनडीए के 5 मुस्लिम उम्मीदवारों पर सियासी बहस, सबका साथ सबका विकास पर सवाल उठने लगे हैं। बिहार विधानसभा 2025 का माहौल गर्म है। टिकट बंटवारे को लेकर इस बार जो सबसे बड़ी बहस छिड़ी है वो है एनडीए, भाजपा, जेडीयू, एलजेपी ने मुस्लिम समुदाय को कितना प्रतिनिधित्व दिया है। आंकड़ा छोटा है, सिर्फ 5 मुसलमान उम्मीदवार को टिकट, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या यही है सबका साथ सबका विकास, या फिर ये आरएसएस की नीति है जिसमें कहा गया है कि मुसलमान को राजनीति में हाशिए पर लिया है। इन सब पर ही चर्चा होगी आज के इस वीडियो पर। जी हां, एनडीए के 5 मुस्लिम चेहरे कौन कहां से लड़ रहे हैं। एनडीए की साझेदार पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपने दूसरे चरण की सूची में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि 1 सीट सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में गई है। तो क्या है पूरा खेल, समझिए इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जेडीयू के 4 मुस्लिम उम्मीदवार, जमा खान चैनपुर से, सबा जफर अमोर से, मंजर आलम जोकीहाट से, शगुफ्ता अजीम अररिया से, 5वां उम्मीदवार एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी रामविलास पासवान से बताया जा रहा है। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक घोषणा अभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की है। जी हां, ये क्या रणनीति है और मुसलमान इन रणनीति में कहां पर है, इसको भी समझिए। बिहार की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी लगभग 17% है। इतने बड़े वोट बैंक में से सिर्फ 5 उम्मीदवार यानी लगभग 1% को टिकट मिलने पर सवाल उठना लाजमी है। विरोधी दलों का कहना है कि भाजपा और एनडीए की सबका साथ की नीति महज नारा बनकर रह गई है। हालांकि एनडीए की दलील है कि टिकट विजय योग्यता, विनेबिलिटी के आधार पर दिए जाते हैं, ना कि धर्म के आधार पर। यह बात कितनी सही है ये आप लोग बेहतर जानते होंगे। जी हां, भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि हम उस चेहरे को टिकट देते हैं जो जनता के बीच जीतने की क्षमता रखता है। धर्म या जाति हमारी प्राथमिकता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह का बयान सुन लीजिए। उन्होंने बयान दिया, जो सरकार की सुविधाएं लेते हैं पर वोट नहीं देते वो नमक हराम है। मामले को पूरा संवेदनशील बना दिया और इनका सीधा सीधा निशाना, जी हां, गिरिराज सिंह का सीधा सीधा खुला निशाना मुसलमानों पर था। जेडीयू का संतुलन या सियासी गणित है, यह भी समझिए। नीतीश कुमार की जेडीयू ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की है। जमा खान पहले से मंत्री रह चुके हैं। मंजर आलम को स्थानीय लोग बहुत पसंद करते हैं, मजबूत नेता माना जाता है, और शगुफ्ता अजीम अररिया की पहली महिला मुस्लिम उम्मीदवार में से एक है। परंतु कुल संख्या देखें तो यह फैसला भाजपा के कोर वोट बैंक की रणनीति के साथ मेल खाता दिखता है। कम जोखिम अधिक कंट्रोल। भाजपा ने साफ कहा है कि धर्म आधारित राजनीति पार्टी की रणनीति नहीं है। सुनिएगा, कितनी बढ़िया बात कही है। धर्म आधारित राजनीति पार्टी की रणनीति नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, आपके मुस्कुराते चेहरे ये बता रहा है। पार्टी का कहना है कि मुस्लिम उम्मीदवार को भी पासमानदा पिछड़े वर्गों से प्राथमिकता देने की योजना है। सवाल ये भी है कि क्या ऐसी योजनाएं कागजों से जमीनी हकीकत तक पहुंच पाएंगी? क्या यही है सबका साथ सबका विकास? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि प्रतिनिधित्व का ये मुद्दा भाजपा के चुनावी चिंता का कारण बन सकता है। मुस्लिम मतदाता संख्या कम सही पर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यदि समुदाय को लगता है कि उन्हें अनदेखा किया जा रहा है तो ये एनडीए के लिए सीधी राजनीतिक चुनौती बन सकता है।
भाजपा के पुराने चेहरे कहाँ हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कभी भाजपा के मजबूत मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले सैयद शाहनवाज हुसैन, जो केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं, अब लगभग राजनीतिक हाशिए पर हैं। ना टिकट, ना कोई मुख्य जिम्मेदारी। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ये भी संकेत है कि भाजपा अब मुस्लिम प्रतिनिधित्व को पार्टी ढांचे में भी सीमित कर रहा है, और उसके उदाहरण मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन हैं। शाहनवाज हुसैन जो खुद बिहार से आते हैं। एनडीए का तर्क है कि ये सभी फैसले जीतने की संभावना पर आधारित हैं, पर विरोधी दल और सामाजिक कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि विनेबिलिटी का मतलब ये नहीं हो सकता कि पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व घट जाए। समुदाय को हिस्सा मिलना चाहिए। चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि ये रणनीति एनडीए के लिए फायदे की सौदा साबित होता है या नुकसान का। फिलहाल तथ्य स्पष्ट है, एनडीए ने 5 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिनमें से 4 जेडीयू यूनाइटेड के हैं और 1 एलजेपी का है। लेकिन राजनीतिक सवाल अब भी जिंदा है, क्या इतना भर ही काफ़ी है एक ऐसे राज्य में जहां मुस्लिम वोट कई सीटों का निर्णय कर सकता है? क्या सबका साथ सबका विकास के स्लोगन की आत्मा भी अब सिर्फ पोस्टर तक सीमित रह गई है? इस पूरे मामले को हमने समझना चाहा और एक वरिष्ठ पत्रकार, ब्रॉडकास्ट मंत्रा के एडिटर नरेश वत्स से जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने इसी पर चर्चा की। तो आइए वो चर्चा सुनिए और समझिए कि बीजेपी की क्या नीति है, क्या नीयत है मुसलमानों को लेकर। तो समझिए क्या नरेश वत्स ने कहा और जानिए कि राजनीति में, यानी कि बीजेपी की राजनीति में मुसलमान कहाँ पर है। और ये सवाल उनको भी सुनना चाहिए जो बीजेपी के मुस्लिम प्रवक्ता बनकर चैनलों में, गोदी मीडिया में बीजेपी को डिफेंड करते हैं। उनका राजनीतिक भविष्य बीजेपी में क्या है? तो आइए नरेश वत्स के साथ पूरी बातचीत सुनते हैं। मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आपको जैसे पता है कि बिहार चुनाव की तारीखें हो गई हैं और अब उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। अब ऐसे में दिल्ली में एक आर्टिकल निकलता है कि एनडीए ने मुसलमानों से दूरी बना ली। अब इस आर्टिकल का क्या मायने हैं और ये आर्टिकल ये किसने लिखा है, आज हम आपकी उन्हीं से मुलाकात करा रहे हैं। जी हाँ, तो ये देखिए हमारे साथ हैं नरेश वत्स जी। और नरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र हमें वक्त देने के लिए। नरेश जी, आज का जो आपका आर्टिकल था वो क्या समझाना चाह रहा है, देश को क्या बताना चाह रहा है? देखिए, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज जो एक आर्टिकल लिखा है, और ये बात अब कोई रहस्य नहीं है कि मुसलमानों का जो वोट है वो कहीं ना कहीं से अब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि उसको लेकर एनडीए में इतनी एक गर्मजोशी नहीं है, क्योंकि भाजपा तो पहले ही मुस्लिम मुक्त वोट कर चुकी थी। लेकिन अब देखिए ना, जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है, नीतीश कुमार ने भी 4 टिकटें दी हैं और जो अनुपात में बहुत कम है। कैसे बदले ये एक अलग चर्चा का विषय होगा, लेकिन आज समय आ गया है कि मुसलमान को ये सोचना होगा कि क्या वो प्रासंगिक बना रहना चाहते हैं राजनीति में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसकी खास वजह हो सकती है। देखिए, अभी जो एक नैरेटिव भाजपा लगातार कहती है कि चाहे वो जनधन योजना है या जितनी भी विकास योजनाएं हैं, उसमें कहीं भी भेदभाव मुसलमानों को लेकर नहीं किया जाता है, कि सबको समान रूप से दिया जाता है। ये उसका एक अपना तर्क है। दूसरा, जो भारतीय राजनीति है वो लगातार एक प्रतीकात्मक रूप में होती है। मुसलमानों को हमेशा से उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो समाजवादी पार्टी का उसको माना जाता है कि ये तो मेरे साथ आना ही है। बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बाद जो राजनीति है वो तेज़ी से बदली है। तो ऐसे में एक तो ये देखने में आ ही रहा है कि कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा आरोप है वो यही लगता है कि आखिर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है।
चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, या फिर विधान परिषद में, या जो भी स्थानीय है उसमें हो रहा है। लेकिन असल सवाल कहीं ना कहीं इस पूरे नैरेटिव के बीच में फंस जाता है। एक धारा है जो मुसलमानों की जमकर वकालत करती है, तब भी फ़ायदा मुसलमानों को नहीं हुआ। एक धारा है जो ये कहती है कि मुस्लिम को वो आगे नहीं कर पा रही है, उसको तवज्जो देते हैं लेकिन वो साथ नहीं दे रही है। तो ये बड़े सवाल हैं। तो मुझे ये लगता है कि अभी ये जो फैसला है या जो टिकटॉक का है, ये चुनाव के बाद क्या नतीजे निकल कर आएंगे ये तय करेंगे निश्चित रूप से भारतीय राजनीति की। लेकिन अब जो परंपरागत एक राजनीति है जो मुसलमानों को लेकर थी या जो दूसरों की जातियों को लेकर थी, वो अब कहीं न कहीं से बदल गई है। मुस्लिम कितना बदलेंगे ये तो बिहार के नतीजे बताएंगे। नरेश जी, फिर एक ये सवाल भी उठता है कि जब सबका साथ सबका विकास की बात हम बीजेपी पार्टी करती है, प्रधानमंत्री मोदी जी मंच पर कहते हैं, और फिर जब टिकट का बंटवारा आता है तो उसमें मुसलमान नहीं होता है, तो यानी कि अब हम ये समझ के चले देश का मुसलमान की विकास और साथ सिर्फ बातें रह गई हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो क्या है कि राजनीति में जो आप कहते हैं वो होता नहीं है। एक हल्के अंदाज में मुझे किसी वो एक शायर का एक शेर याद आता है कि ज़िंदगी में उसे ही आता है मज़ा जीने का, जो लगता रहे इधर का और हो जाए उधर का। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल हम किसी राजनीतिक दल को, क्योंकि अगर आप जैसी एक बात करेंगे तो उसकी धारा जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। एक तो हमारा ही जो मतदाता है या जो पत्रकार है वो समाज में इतना विभाजन हो गया, वो पहले ये देखता है कि भाई साहब ये मोदी भक्त है या ये मोदी सख्त है। लेकिन असल सवाल है मुसलमानों का मुख्य धारा में जो वो लगातार आरोप लगाते हैं कि वो हाशिए पर आ गए हैं मोदी राज में। इसमें मुझे ये लगता है कि जो मुस्लिम का जो एक प्रबुद्ध वर्ग है, जो विवेकवान है, जो सूझबूझ रखता है, जो देखता है कि जिस तेज़ी से राजनीति बदल रही है, क्या मुसलमान उसके अनुपात में बदल रहे हैं, क्या उसकी शिक्षा की बात वो समझ पा रहा है कि नब्ज भारतीय राजनीति कहाँ जा रही है। क्योंकि मोदी भी जो कर रहा है वो जनता के मिजाज पे ही कर रहा है। भाई, जब वो सत्ता में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता ही उसको चुनकर बन रही है। ये अलग बात है कि वो वोट चोरी का एक नैरेटिव अलग घड़ दिया गया है, लेकिन वोट चोरी के नैरेटिव से मुसलमानों का भला नहीं होगा। मुसलमानों के एक वर्ग को जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है उसको ये कदम उठाना होगा, उसको ये एक फ़ैसला लेना होगा कि वो मुसलमानों के हित में कैसे होगा। वो तो मुसलमानों को ही बैठकर मंथन करना होगा, क्योंकि अपने घर को अगर ठीक करना तो पहल तो मुसलमानों को ही करनी होगी। सर, एक चीज़ को ये भी बताइए कि आपने भाजपा को बहुत कवर किया है, बहुत अच्छे से जानते हैं, जो अगर आरएसएस का मुस्लिम राष्ट्र मंच जो है या अपना बीजेपी का मुस्लिम मोर्चा है, तो यहाँ के मुसलमान फिर किस तरह से अपने आप को राजनीति में पाएँ और आगे किस तरह से अपने आप को पार्टी के साथ जुड़ा हुआ समझें? देखिए, ये एक ऐसा विषय है, इसको आप जितना भी करें इस पे मेरा ये मानना है कि बहुत ही इसको कहते हैं ना कि वो सूरज को रोशनी दिखाने वाला है, ऐसा है। ये ऐसा विषय है कि इस पे हर किसी की अपनी अपनी राय है। लेकिन ये देश हमारा भी है, मुसलमानों का भी है, हमारी एक संस्कृति है, हमारा एक रहन सहन है, हमारा सोचने का तरीका भी एक जैसा है। लेकिन ये बंटते क्यों हैं? हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि बांट कौन रहा है। देखिए, आज तक जो राजनीति का नैरेटिव है वो हमेशा बांटने का है। मैं इसको इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता हूँ कि ये किस नेता ने कहा और कब कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा गया था कि इस देश की जनता को समझाया नहीं जा सकता, बहकाया जा सकता है। और ये नैरेटिव आज भी चल रहा है। कोई भी नेता है जो बहकाने में ज़्यादा कामयाब हो जाता है वो सफल हो जाता है। असल सवाल ये है कि क्या जनता, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, वो तैयार है कड़े फैसलों को लेने के लिए? उसको सोचना होगा
कि कैसे हम आगे बढ़ें, क्या नैरेटिव है। तो ये समय बहुत ऐसा समय है जहां हमें बैठकर बिल्कुल एक बार ठहर के शांत मन से ये सोचना होगा। सर, एक बिहार की बात चल रही है और मुसलमानों की बात चल रही है, तो एक नाम ज़रूर आएगा जो वाजपेयी गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थे, शाहनवाज हुसैन जी, तो वो सिर्फ प्रवक्ता बनकर ही रह जाएंगे? देखिए, आप ये एक बड़ा सवाल है। सबको ये लगता था कि शाहनवाज हुसैन जो है वो को टिकट मिलना बिल्कुल तय होगा। देखिए, आप मोदी शासनकाल में देखिएगा जो फैसले हो रहे हैं वो हर तरह से हो रहे हैं। शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं मिलना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस बारे में चर्चा होती है वो कम से कम मोदी राज में और मोदी शाह युग में नहीं होता है। आप देखिए ना, गुजरात में उसके अलग अलग तरह से व्याख्याएं हो रही हैं, लेकिन पूरा कैबिनेट तो बदलता है। आपने कितने चुनाव में देखा है कि जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, उनको जाइए कि आप एमएलए का टिकट लीजिए और अपने राज्य में काम कीजिए। डॉक्टर हर्षवर्धन को आप देख लीजिए, जो केंद्रीय मंत्री थे और आज उनको टिकट नहीं दिया है। तो ये कोई शाहनवाज हुसैन को इसलिए टिकट नहीं दिया है कि वो एक मुसलमान थे। बीजेपी का या मोदी शाह युग की अपना एक अनुशासन है, अपनी एक नीति है, अपना एक काम करने का तरीका है। जो फिट होता है वो रखते हैं। तो ये मुझे लगता है ये राजनीतिक है कि उसको हाशिए पे रख दिया, ऐसा नहीं है। सर, जब ये इंटरव्यू जाएगा तो आपके कई दोस्त भी देखेंगे और जानने वाले भी कहेंगे, तो आपको किस कैटेगरी में लोग रखेंगे कि भाई मोदी जी के भक्त में या सख्त में? देखिए, ऐसा है, लोग क्या सोचते हैं, मैं तो आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं तो जब अपना हरियाणा से यहाँ पत्रकारिता का सपना लेके आया था तो बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ था। तो मेरा पहला बॉस जो था तो वो मुझे कहता था कि यार नरेश, तुम निक्करधारी हो क्या? मैंने कहा यार सर, मैं तो निक्कर डाल के आता नहीं हूँ। तो मुझे बाद में पता लगा, जैसे जैसे मेरा पत्रकारिता में जो समय है वो बढ़ता गया, ओहो, ये निक्करदारी मुझे आरएसएस का समझ कर करते थे। क्योंकि ये हमारा मानस है कि वो आपको पहले जाति से देखेंगे कि कहाँ का रहने वाला है, क्या जाति का है, क्या है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अब तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे, उनका काम कहना है और हमारा काम तो मस्त रहना है। हम कहेंगे नहीं तो फिर पत्रकार क्यों बने हैं। बहुत अच्छी चर्चा रही नरेश जी के साथ। नरेश जी, चलते चलते कोई 2 लाइनें शेर आप जिसके लिए मशहूर है, आप उर्दू भाषा में बोलते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए स्वतंत्र में आप पहली बार जुड़े हैं। देखिए, मैं उर्दू भाषा बोलता हूँ, लेकिन मुझे जब मैं कुछ शेर व शायरी बोलता हूँ तो मुझे कई टोक भी देते हैं, कहते हैं कि उर्दू क्यों बोल रहे हो। अब ये तो लोगों का काम है, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा कि क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें। क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा, क्योंकि नरेश जो है वही है। अब तो हम तो तुलसीदास को मानने वाले लोग हैं, और तुलसीदास कहते हैं कि सबसे कठिन क्या है, सहज होना, सरल होना। तो हमारी लड़ाई तो अपने आप से है कि हम कैसे सहज हों, सरल हों, सरल भाषा में आम लोगों की बात करें। बस इसी में ही हमारी मस्ती है। देखिए नरेश जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम लोग अभी ऐसे ही मिल गए थे, तो कैमरा थोड़ा सा शेक कर रहा होगा, वो होगा डिस्टर्बेंस। लेकिन मैंने लगा कि इन्होंने का आर्टिकल पढ़ा था, तो लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को समझनी और जाननी चाहिए। और जहाँ बात आप लोगों की आती है, स्वतंत्र आवाज़ वहाँ पर पहुँचता है। तो इसीलिए आज नरेश वत्स जी हमें मिले, तो हमने इनको पकड़ लिया और चंद बातें कर ली। उम्मीद है इनकी बातें जो लोग सुने होंगे उनके काम आएगी ज़रूर। ऐसे ही शख्सियत से आपकी बराबर मुलाकात होती रहेगी द स्वतंत्र में। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।